उत्तराखंड में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के सभी राजनीतिक दल अपनी अभी से कमर कसने लग गए हैं और वहीं अपने अपने क्षेत्र में जो दावेदार है वो भी कहीं ना कहीं जो जनता के बीच जाकर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आज हमारे साथ कालाढूंगी विधानसभा से सुरेश तिवारी जी है, जो पिछले काफ़ी लंबे समय से कई दशकों से बीजेपी में आप हैं। तो तिवारी जी, किस तरीके से देखते हैं आने वाले चुनाव को और किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर? देखिए, अब से एक वर्ष के बाद उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और मुख्यतः उत्तराखंड में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दो ऐसी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके बीच में लगातार चुनाव सामने होते आया है। और संभावना इस बार की भी यही है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के ही बीच में मुख्य चुनाव का संघर्ष रहेगा। लेकिन जिस तरीके से थोड़ी आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड राज्य में चुनाव को लेके अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है, तो अब चूंकि एक वर्ष का समय रह गया है, सभी राजनीतिक दल अब लगातार चुनाव की तैयारी पर हैं। और इसी में भारतीय जनता पार्टी भी बहुत मजबूती के साथ, चूँकि 4 वर्षों से हमारी यहाँ प्रदेश में सरकार है और विकास के कामों को लेकर श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ जनता की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार प्रयासरत हैं। 4 वर्षों से वो पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, उनकी पूरी टीम, मंत्रिमंडल के उनके सहयोगी और सारे विधायक लोग पूरी ईमानदारी के साथ जनता की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। और एक और बात जो उत्तराखंड के अंदर देखने को मिली है, पुरानी सरकारों में आपने कांग्रेस की सरकार में देखा किस प्रकार के भ्रष्टाचार के अनेकों आयाम कांग्रेस की सरकार ने यहाँ स्थापित किए। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार ने पिछले 4 वर्षों के बीच में सरकार के मुख्यमंत्री के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा। हमारे प्रदेश सरकार के जितने मंत्री मंडल के सहयोगी हैं, मंत्री लोग, किसी भी मंत्रीगण के ऊपर कोई किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी के 57 उत्तराखंड के अंदर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। किसी भी प्रकार से कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार का कोई काम नहीं हुआ। और विकास के कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। और हमको पूरा विश्वास है कि 2022 की विधानसभा के चुनाव में हम पिछली बार से भी ज़्यादा अच्छी संख्या को लेकर विधानसभा में एक बार पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। जहां दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में सक्रिय होती जा रही है, लगातार जनसंपर्क कर रही है, अलग अलग अभियान चला रही है, लोगों को एकजुट कर रही है और वही उनके जो मुद्दे हैं वो लेकर के जनता के बीच जा रही है। क्या लगता है, उत्तराखंड क्रांति दल या फिर आम आदमी पार्टी किस तरीके से भाजपा को या कांग्रेस को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर से दोबारा से कांग्रेस और भाजपा ही इन दोनों में आगे रहेंगी? देखिए, आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई अस्तित्व नहीं है। अब तक उनकी पार्टी का किसी भी प्रकार से कोई संगठन यहाँ पर नहीं है। उत्तराखंड राज्य की एक अलग सी स्थिति है। एक बड़ा सा हिस्सा जहाँ पर मैदान क्षेत्र है, वहीं दूरस्थ क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र पर है और बहुत दूर दूर पहाड़ के बीच में इलाके हैं जहाँ पर जो है अनेकों प्रकार के लोग यहाँ पर हमारे वहाँ रहते हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर यहाँ पर अपनी सरकार बनाना चाहती है, जो इतना आसान काम नहीं है। और आम आदमी पार्टी का यहाँ किसी भी प्रकार का कोई संगठन नहीं है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत वोट काटने के उद्देश्य से ही आम आदमी पार्टी यहाँ पर आ रही है और कोई, मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कोई विशेष किसी भी प्रकार का वो चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में होगी। वहीं दूसरी तरफ आपने उत्तराखंड क्रांति दल की बात करी। इस उत्तराखंड राज्य के निर्माण की जो पहली मांग करी वो उत्तराखंड क्रांति दल ने ही यहाँ पर की। और मैं कई बार इस बात को कह चुका हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल यदि अपने मार्ग से नहीं भटका होता तो उत्तराखंड के अंदर उनकी निश्चित रूप से सरकार बनी होती। लेकिन उत्तराखंड के जो यहाँ के उत्तराखंड क्रांति दल के नेता थे, उनकी आपस में राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण वो आपस ही इतना टकराव हो गया कि उत्तराखंड क्रांति दल पूरी तरीके से बिखर गया। आपने देखा, राज्य निर्माण के बाद जब पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ, अच्छी स्थिति में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक यहाँ से जीत के आए थे। लेकिन धीरे धीरे उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर विघटन हो गया, अनेकों गुट बन गए। काशी सिंह एरी जी का अलग गुट बन गया, पवार जी का अलग गुट बन गया, दिवाकर भट्ट जी का अलग गुट बन गया।
और आज उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड क्रांति दल हाशिए पर है। कहीं कोई भी सीट को प्रभावित करने की स्थिति में आज उत्तराखंड क्रांति दल कहीं पर भी नहीं है। आप कालाढूंगी विधानसभा से आते हैं और पिछले कई लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं। इस समय आने वाले चुनावों में आपकी क्या दावेदारी रहेगी, आपकी क्या भूमिका रहेगी? पार्टी अगर आपको टिकट देती है या और किसी को अगर वहाँ पर विधायक प्रत्याशी बनाती है तो आप उसके साथ खड़े रहेंगे या फिर खुद अपनी दावेदारी करेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के बाल्यकाल का कार्यकर्ता हूँ। 1989-90 में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था और मैं कटघरिया में उस समय पढ़ता था, बाल्यकाल की अवस्था से ही मैं भारतीय जनता पार्टी और मैं जुड़ा। 1989-90 में राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद जब 1991 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मैं 1991 में ग्राम सभा लोहरिया साल करके हमारी ग्राम सभा है, मैं ग्राम सभा का अध्यक्ष बना। ग्राम सभा, न्याय पंचायत, मंडल, जिला, प्रदेश लेवल तक मैं लगातार दायित्वों पर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए मैंने पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ लगातार काम किया। लगभग 32 वर्षों से मैं होल टाइम कार्यकर्ता के रूप में जनता के बीच में हूँ। आपने मुझसे पूछा कि कालाढूंगी विधानसभा में आपकी क्या भूमिका है, आप चुनाव को लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, हर कार्यकर्ता का यह इच्छा होती है कि उसको भी किसी दिन विधायिका का काम करने का अवसर प्राप्त हो, और लगभग 3 दशकों से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। स्वाभाविक रूप से एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते मैंने कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के हर चुनाव पर मैं लगातार सक्रिय रहा हूँ और लगातार सक्रिय हूँ। कालाढूंगी विधानसभा के अंदर 189 हमारे बूथ हैं और 189 बूथों तक मेरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ लगातार सीधा संवाद है। अगर भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र से मुझे उम्मीदवार बनाती है तो मैं इस बात का विश्वास पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को देना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के भारी बहुमत के साथ कालाढूंगी विधानसभा की सीट को जिताकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को दूंगा। और एक बहुत बड़ा तबका जो क्षेत्र में लगातार 30-32 वर्षों के साथ हमारे साथ जुड़ा है, वो चाहता है कि क्षेत्र में किसी नौजवान को भी मौका मिलना चाहिए। और हर वर्ग में हमने लगातार प्रयास किया है। हम सामाजिक कार्यों में हों, किसी भी प्रकार के राजनीतिक कार्यों में हो, धार्मिक कार्यों में हो, मैंने लगातार अपनी भूमिका को 30-32 वर्षों से लगातार मजबूती के साथ जनता के बीच में रखा है। पूरे कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारी स्वीकार्यता है। हमने इन 30-32 वर्षों में राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जनता के बीच में हमने जनता से अनुभव प्राप्त किया है और उस अनुभव के आधार पर हम निश्चित तौर पर आज इस स्थिति पर हैं कि हमने कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए हम पार्टी के उम्मीदवार के रूप पर हैं। हम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी इस बारे में अपना दावा प्रस्तुत करेंगे कि कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी हमको उम्मीदवार बनाए। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी हमको अगर टिकट देगी तो बहुत बढ़िया, अगर किसी दूसरे उम्मीदवार को भी टिकट देगी तो हम पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उसके पीछे 1 मिनट पर हम खड़े हो जाएंगे। लेकिन बहुत लंबे समय तक, आप 30-30, 40-40 सालों तक एक ही व्यक्ति को अगर आप एक स्थान पर, मैं पर्टिकुलर कालाढूंगी विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ, पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। अगर 30-30, 40-40 वर्षों तक एक ही व्यक्ति को मौका मिलता रहेगा तो आखिर लीडरशिप कहाँ खड़ी होगी? नए नौजवानों को कब मौका मिलेगा? तो हमारी इच्छा है, हम कालाढूंगी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव में हमने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हम पर विश्वास प्रकट करेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी हम पर विश्वास प्रकट करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। इसके अलावा भी अगर पार्टी किसी अन्य उम्मीदवार को वहाँ से टिकट देगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूँगा। सुरेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे, जो आपके क्षेत्र से ही विधायक है और इस समय प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, काफ़ी लंबे समय से अध्यक्ष अभी बने हैं और काफ़ी लंबे समय से विधायक है, तो अगर पार्टी उनको दोबारा से मौका देती है तो आप उनको किस तरीके से चुनाव लड़ाएंगे और पार्टी को किस तरीके मजबूत करेंगे?
देखिए, मैंने कहा ना, बंशीधर भगत जी हमारे क्षेत्र के ही नहीं, उत्तराखंड के वरिष्ठतम विधायकों में हैं। 6 बार से वो कालाढूंगी विधानसभा, पहले हमारी विधानसभा नैनीताल विधानसभा थी, उसके बाद 2 बार हमारी विधानसभा हल्द्वानी के साथ जुड़ी, और फिर 2012 के बाद 2 बार से कालाढूंगी विधानसभा अस्तित्व में आई है। बंशीधर भगत जी हमारे वहाँ से लगातार विधायक हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अब मैंने कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता होने के नाते मैंने मजबूती के साथ अपना दावा प्रस्तुत किया है। अगर पार्टी किसी को भी उम्मीदवार बनाएगी, बंशीधर भगत जी को क्या, पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी, मैं एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए पूरी ताकत और पूरी मजबूती के साथ काम करूँगा। धन्यवाद सुरेश तिवारी जी। ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो युवा है, पीढ़ी है, उसको कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए, युवाओं को लीडरशिप होनी चाहिए और लगातार। लेकिन उसके बावजूद भी ये इन्होंने खुद भी अपना जो विधानसभा कालाढूंगी है वहाँ से दावा पेश करेंगे, और साथ ही साथ अगर किसी और को पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो उसके साथ भी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो बंशीधर भगत हो या अन्य कोई भी पार्टी का दावेदार होगा, तो उसके साथ ये कंधे से कंधा मिलाकर उसको मजबूत करने का कार्य करेंगे। राहुल सिंह, हल्द्वानी।